friends, this is Pooja. Welcome to my channel Learning Hub. Today we are going to learn figure of speech. Figure of speech. Figure of speech is also called as figurative speech. It is used in a sentence to increase its effectiveness and add beauty to it. फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट होता है, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल सेंटेंसेस के या शब्दों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जाता है। कवि अपनी कविताओं में इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें खूबसूरती लाने के लिए, शब्दों में खूबसूरती लाने के लिए। जैसा कि हमने एक कविता पढ़ी थी, एस.टी. कॉलरिज की थी, द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। उसमें मैरिनर जो है वो शिप के साथ बीच समुद्र में फंस जाता है और पानी के बिना तड़पते रहता है। तब उसने ये लाइन मेंशन की थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर ए ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अनदर एग्जाम्पल आई मस्ट मैंशन, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार मीन्स व्हाट? वो चमकता हुआ सितारा तो है नहीं, बट हम उसे एक स्टार से रिलेट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को स्टार से रिलेट कर रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ मेटाफॉर। अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग। वो कुत्तों बिल्ली की तरह, कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। कुत्ते बिल्ली तो है नहीं, लेकिन कुत्ते बिल्ली से हम उनको रिलेट कर रहे हैं। ये सिमिल का एग्जाम्पल है। तो फिगर ऑफ स्पीच ऐसा ही होता है। इसके बहुत से प्रकार होते हैं, बहुत से टाइप्स होते हैं, बट सम 10 और 11 आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट देम विथ एग्जांपल्स एंड वी विल नो हाउ टू यूज़ देम इन आवर सेंटेंसेस. इसका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में कैसे कर सकते हैं उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं और वो क्या क्या होते हैं. सो फिगर ऑफ स्पीच के कुछ टाइप्स हैं. सिमिल, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, यूफेमिज्म, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोले, पन, अलिट्रेशन, पैराडॉक्स एंड ओनोमोटोपिया. ये 10 कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं. ऐसे तो फिगर ऑफ स्पीच और भी हैं, बट इनको हम ये जो हैं ये वाइडली यूज्ड हैं और इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इनके बारे में अब हम डिटेल्स में आगे देखेंगे. हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली. सिमिली जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में एंड कॉमन लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड टू ईच अदर बाय यूजिंग लाइक और एज. दो अलग अलग चीज़ों का इसमें कंपैरिजन होता है और स्पेशली लाइक और एज का इस्तेमाल करके, लाइक और एज को यूज़ करके दो अलग चीज़ों को इसमें कंपैरिजन करते हैं. ही दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग. वे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे. लाइक कैट्स एंड डॉग. दे फाउट लाइक ह्यूमन का कंपैरिजन कैट एंड डॉग के साथ किया गया है लाइक का यूज़ करके. तो इसमें बेसिकली कंपैरिजन होता है और लाइक और एज का यूज़ होता है. इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. सिमिल के कुछ एग्जांपल्स हैं. As brave as lion, he ran like a tortoise. The truth was like a bad taste on his tongue. तीनों सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि as और like का प्रयोग किया गया है. As brave as lion, बहादुरी को, किसी की बहादुरी को शेर के साथ कंपेयर किया गया है. He ran like a tortoise, वो कछुए की चाल से दौड़ रहा था. जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है उसी तरह से वो दौड़ रहा था. The truth was like a bad taste on his tongue. जिस तरह से कुछ ख़राब खाने के बाद हमारे टंग का टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसी तरह से जो सच जो था उसके मुंह पे कड़वा लगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिमिल का उपयोग किस प्रकार से हुआ है. यहाँ पर एक कोट है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, लाइफ इज़ लाइक अ राइडिंग बाइसाइकिल, टू कीप बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग. उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी जो है वो एक बाईसाइकिल की तरह है, चलती बाईसाइकिल की तरह. जिस तरह से बाईसाइकिल में बैलेंस बनाने के लिए चलते रहना पड़ता है, उसी तरह से ज़िंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइफ का कंपैरिजन जो है वो राइडिंग बाईसाइकिल से किया गया है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स मूव अहेड. मेटाफोर. Metaphor is also a kind of figure of speech
that makes a comparison between two unlike things considered to have similar characteristics to that of a person. सो डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि मेटाफोर का भी इस्तेमाल कंपैरिजन करने के लिए ही होता है दो अनलाइक वस्तुओं के बीच में, दो अनलाइक चीज़ों के बीच में, लेकिन सिमिल की तरह इसमें लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत से कवि होते हैं जो अपनी कविताओं में मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी कविताओं को एक इमेजिनरी फॉर्म देता है और जब रीडर्स उनको पढ़ते हैं तो वो इमेजिनेशन में चले जाते हैं। तो इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम इसको आगे और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि मेटाफोर एग्जैक्टली में है क्या। तो चलिए देखते हैं। मेटाफोर के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द क्लाउड्स आर बॉल्स ऑफ कॉटन, द माइंड इज एन ओशन, द थंडर वॉज ए माइटी लायन। 3 एग्जाम्पल्स है, तीनों को हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। द क्लाउड्स आर बॉल्स ऑफ कॉटन, क्लाउड्स का कंपैरिजन रुई के बॉल्स के साथ किया गया है, कॉटन के बॉल्स के साथ। माइंड इज़ एन ओशन, माइंड को किसके साथ कंपेयर किया गया है? ओशन के वास्टनेस के साथ। जिस तरह से ओशन वास्ट होता है उसी तरह से माइंड जो है वो बहुत वास्ट है। इट कैन कैरी अ लॉट्स ऑफ थिंग। एंड द थंडर वाज अ माइटी लायन, और थंडर इतना तेज़ था कि उसको शेर के साथ कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से शेर की आवाज़ होती है, गर्जन होती है, उसी तरह से थंडर जो था वो ज़ोर ज़ोर से गरज रहा था। तो यहाँ पे हम कंपैरिजंस से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ मेटाफोर। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। When the quality of a person is put into a non-living thing or any non-living thing is compared to a living thing, that is called personification. जब किसी भी निर्जीव वस्तु में किसी इंसान की क्वालिटी डाली जाती है, उसको इंसान से कंपेयर किया जाता है उसको सजीव बनाने के लिए, तो उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको बेटर समझेंगे। जैसे कि हमने पर्सनिफिकेशन में देखा कि पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ डाली जाती है उसको जीवित दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द होल सिटी। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द होल सिटी मीन्स व्हाट? रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, छाई हुई थी। हम ऐसा भी कह सकते हैं, बट इसको थोड़ा डेकोरेट करके, थोड़ा पर्सनिफाई करके ऐसा कहा गया है, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द होल सिटी। डांस्ड वर्ड पे एम्फसाइज किया गया है। रोशनी चारों तरफ नाच रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? लाइटनिंग को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया गया। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखते हैं हम क्या है। शी डिड नॉट रियलाइज दैट अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर। उसे ज़रा भी एहसास नहीं था कि अवसर उसके दरवाजे पे खटखटा रही थी। अवसर, अपॉर्चुनिटी वो ह्यूमन बीइंग नहीं है जो किसी के डोर पे आके नॉक करेगी, बट यहाँ पे उसको ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी से कंपेयर किया गया है, ये दिखाने के लिए कि अपॉर्चुनिटी खुद उसके दरवाजे तक, अवसर खुद उसके दरवाजे तक चल कर आई थी और डोर को नॉक कर रही थी, बट इस चीज़ को उसने रियलाइज़ नहीं किया। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी वर्ड को जो है ह्यूमन क्वालिटी डालकर बताया गया है। सो दिस इज़ व्हाट पर्सनिफिकेशन, जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ डाला जाता है नॉन लिविंग थिंग्स में। होप इट्स क्लियर। नाउ मूव अहेड। Euphemism. Euphemism is also a figure of speech. It is a way of saying unpleasant things in a pleasant manner, and it is used to replace offensive words into an agreeable one. यूफिज़म का इस्तेमाल हम लोग किसी भी अनप्लीजेंट बात को प्लीजेंट तरीके से कहने के लिए करते हैं। अगर कोई बात जैसे किसी को कहना हो तो वो उसको ऑफेंसिव ना लगे, इसके लिए इसको सीधे तरीके से ना बोल के थोड़ा घुमाकर बोला जाता है। जैसे अगर किसी ने झूठ बोला है तो उसको डायरेक्टली हम नहीं कहेंगे यू आर अ लायर और यू आर लाइंग। हम लोग कह सकते हैं कि डोंट टेल मी फेयरी टेल्स। तो यूफिज़म का मतलब यही होता है कि किसी भी गलत बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। अब इसको आगे देखते हैं। यूफिमिज़म के कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ हम देखेंगे। हर फादर डाइड, हर फादर पास्ट अवे। उसके पिता गुजर चुके हैं। दोनों सेम बातें हैं, लेकिन दोनों का जो कहने का तरीका है वो बदल गया है। ऊपर वाला जो है वो थोड़ा अनप्लीजेंट लग रहा है सुनने में,
और नीचे वाला जो थोड़ा है बात वही है, लेकिन हमने थोड़ा उसको प्लीजेंट मैनर में रिप्रेजेंट किया। दूसरा जो एग्जाम्पल है नीचे, रमन इज़ अनएम्प्लॉयड, रमन इज़ इन बिटवीन जॉब्स। दोनों एक ही बातें हैं, रमन के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है वो। लेकिन अगर किसी को आप कहते हैं कि रमन अनएम्प्लॉयड है या तुम अनएम्प्लॉयड हो, तो वो सुनने में थोड़ा ऑड साउंड करता है, ऑफेंसिव लगता है, बुरा लगता है सुनने में। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप थोड़ा अच्छे मैनर में कहिए तो वो सामने वाले को सुनने में उतना बुरा नहीं लगता है। तो यूफेमिज्म ऐसा ही है, किसी भी और चीज़ को, किसी भी गलत बात को थोड़ा सही ढंग से प्रेजेंट करना है तो उसको यूफेमिज्म कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द न्यूज़ इज़ अ कन्फर्म्ड र्यूमर। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस। द न्यूज़ इज़ अ कन्फर्म्ड र्यूमर। इफ़ इट इज़ अ र्यूमर, अगर ये रूमर है तो फिर ये कन्फर्म कैसे हो सकता है? दिस इज़ ऑक्सीमोरन। Oxymoron is a figure of speech in which two words contradict each other. यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, विरोधाभास पैदा करते हैं। उसी को ऑक्सीमोरन कहते हैं। इसको बेटर अंडरस्टैंड हम तभी करेंगे जब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा कि ऑक्सीमोरन में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। द जोक इज़ सीरियसली फ़नी। द जोक इज़ सीरियसली फ़नी मीन्स इफ़ द जोक इज़ फ़नी देन हाउ इट कैन बी सीरियस। यहाँ पे सीरियस और फ़नी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल भी वैसा ही है, बी केयरफुल, रन स्लोली इन द प्ले ग्राउंड। अगर रन करना है तो स्लोली कैसे रन करेगा? तो यहाँ भी रन और स्लोली एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल भी देखिए, द स्टूडेंट वॉज क्लियरली कन्फ्यूज इन हर क्लास। अगर वो क्लियर था तो वो कन्फ्यूज कैसे हो सकती है? अगर क्लियर है इट मीन्स इट्स क्लियर, देन हाउ शी कैन बी कन्फ्यूज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे वर्ड्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरन। होप इट्स क्लियर टू ऑल। As we are moving ahead, we can see the importance of figure of speech in English grammar. जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसके टाइप्स को हम देख रहे हैं, कितना वैरायटी है इसमें, तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में उसको डेकोरेटिव बनाने के लिए। और ये भी क्लियर होता है कि राइटर्स क्यों इसको अपनी राइटिंग में इतना प्रेफरेंस देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसके और टाइप्स। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। हाइपरबोले इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच used to exaggerate the word, sentence or an idea to evoke strong feeling. अगर किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना हो, अगर छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताना हो, तो हाइपरबोले का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से राइटिंग्स में, बहुत सी कविताओं में, नॉवेल्स में हमने देखा होगा छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके बताते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर अ ईयर। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई 1 साल से सोया नहीं हो। लेकिन ये क्या है? इसको बढ़ा के बोलना बोलते हैं। हाइपरबोले को समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोले आर, आई हैव माउंटेन ऑफ होमवर्क। आई हैव अ माउंटेन ऑफ होमवर्क। पहाड़ की तरह होमवर्क करना है मुझे। इज़ इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू हैव माउंटेन्स ऑफ होमवर्क? ही क्राइड सो मच दैट ही मेड अ लेक। वह इतना रोया कि उसने एक तालाब बना दिया। किसी की आंखों से इतने आंसू कैसे निकल सकते हैं कि वो तालाब बन जाए? तो यही है वर्ड्स को एग्जैगरेट करके बोलना, शब्दों को चढ़ा के बोलना, और इसी को हम हाइपरबोले कहते हैं। जैसा कि इसके शब्द से पता चलता है, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम करने को हाइपरबोले कहते हैं। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रिप्रेजेंट करना। जैसे कि एक मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, राई का पहाड़ बना देना। मतलब किसी भी बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके रिप्रेजेंट करना किसी के सामने, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपरबोले। एक और एग्जांपल्स मैं बताती हूँ। आई हैव हेल्प्ड यू सो मेनी टाइम्स। जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं आई हैव हेल्प्ड यू मिलियंस ऑफ टाइम। किसी के हम बिलियंस ऑफ टाइम्स हेल्प कर सकते हैं क्या? कोई कर सकता है क्या? दिस इज़ कॉल्ड हाइपरबोले। सो होप यू अंडरस्टैंड नाउ। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है। आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज़ पन। अ पन इज़ प्लेइंग विथ वर्ड्स विच सजेस्ट 2 or more मीनिंग्स।
पन जो है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक शब्द के दो या दो से अधिक मतलब निकलते हैं। ये जनरली एक काइंड ऑफ जोक होता है। इट फोर्सेस द रीडर टू थिंक इन अ डीपर वे। पढ़ने वाला जो होता है, इसका जो रीडर होता है, वो जनरली सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, मतलब कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। हमारे एक बहुत फेमस राइटर इंग्लिश लिटरेचर के शेक्सपियर, जिनको सब जानते हैं, वो खुद पन के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने अपनी बहुत सी राइटिंग्स में पन का यूज़ किया था। स्पेशली उनका एक ट्रेजिक प्ले था रोमियो एंड जूलियट, उसमें पन का यूज़ हम लोग देख सकते हैं। बहुत से अदर राइटर भी है जिन्होंने पन का यूज़ किया है, तो इसको बेटर अंडरस्टैंड हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पे पन के दो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। I have completed all my homework. An elephant's opinion carries a lot of weight. I have completed all my homework मतलब स्कूल का भी होमवर्क हो सकता है और घर के भी काम को रिलेट कर सकता है। तो यहाँ भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक शब्द से दो मीनिंग निकल रहा है। जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। इट मीन्स वॉट? एन एलिफेंट ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। यहाँ पे इसलिए ऐसा कहा गया है, जिस तरह से एलिफेंट का बॉडी ह्यूज होता है, हेवी वेट कैरी करता है, उसी तरह से किसी का ओपिनियन है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। यहाँ पे भी एक शब्द से दो मतलब निकल के आ रहे हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। Our next figure of speech is alliteration. Alliteration is a figure of speech in which initial sound of words are repeated to give musical effects. जैसा कि एग्जाम्पल्स में नीचे लिखा है, कोका कोला, अमेरिकन एयरलाइंस। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी शब्द का जो इनिशियल लेटर होता है, स्टार्टिंग लेटर होता है, वो रिपीट होता है, जिससे कि एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट बनता है। इसको टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स में नीचे आप देख रहे होंगे, कोका कोला, कोका एंड कोला, स्टार्टिंग वर्ड्स मैच कर रहे हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, स्टार्टिंग वर्ड्स यहाँ पे भी मैच कर रहे हैं। तो अलिटरेशन जो है वो जनरली पोइट्रीज़ में पोइट्स यूज़ करते हैं म्यूज़िकल इफ़ेक्ट्स देने के लिए। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं आगे। अलिटरेशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। The gentle giant jumped with joy. The gentle giant jumped with joy. Initial letters यहाँ पे भी राइम कर रहे हैं। sea sail on sea shore. sea sails on sea shore. सारे इनिशियल लेटर यहाँ भी राइम कर रहे हैं, राइमिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। David's dog drank dirty water down by the dam. यहाँ पे भी शुरुआत के शब्द जो है वो म्यूज़िकल टच दे रहे हैं। तो हम अलिट्रेशन इसी को कहते हैं जिसमें इनिशियल लेटर्स जो है, जनरली ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, मिलके जो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अलिट्रेशन। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। टू आइडियाज़ और स्टेटमेंट विच आर अपोजिट टू ईच अदर। पैराडॉक्स का डेफिनेशन हम कह सकते हैं इसको, जिसमें दो आइडियाज़ या दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक ही सेंटेंस में होते हुए भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे कि समहाउ ऑक्सीमोरन से मिलता जुलता इसको कह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीमोरन में दो वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और इसमें क्या होता है, दो आइडियाज़, दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसा कि एक शेक्सपियर का नोवेल था मीन्स है हेमलेट, जिसमें एक लाइन थी, आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। द पर्सन इज सेइंग दैट आई मस्ट बी क्रूएल ओनली टू बी काइंड। दयालु बनने के लिए क्रूएल बनना पड़ेगा उसे। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही भाव, दोनों ही स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट है। एक इंसान एक साथ में क्रूएल भी बनना चाह रहा है और काइंड भी बनना चाह रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैराडॉक्स। इसको हम और थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी सम एग्जाम्पल्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पैराडॉक्स आर, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये एंड की शुरुआत है, मतलब कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। एंड और शुरुआत एक साथ में चल रहे हैं। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, खर्च करो तभी पैसे बचाओगे, मतलब कहीं पे इन्वेस्ट करो पहले, तब फिर उससे पैसे आएंगे, उसको सेव करेंगे हम। द मोर यू गिव द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा आप दूसरों को देते हैं उतना ज़्यादा आप दूसरों से
पाते हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कैसे दो वर्ड्स, दो आइडियाज़ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। होप मैंने आपको क्लियर किया होगा पैराडॉक्स क्या है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो फाइनली वी मूव टू आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, एन onomatopoeia. Onomatopoeia is defined as words which imitates the natural sound of a thing. ये किसी भी चीज़ का नेचुरल साउंड से रिलेटेड होता है। जो वर्ड होता है वो उसके नेचुरल साउंड से रिलेटेड होता है। डिफरेंट एनिमल्स के जो साउंड होते हैं वो भी ओनोमेटोपिया के ही एग्जाम्पल में कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, द कैट म्यूज़, बिल्ली म्यूज़ की आवाज़ निकालती है, तो उसका ओरिजिनल साउंड और ये जो वर्ड है दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जाम्पल्स। Some of the examples of onomatopoeia are the buzzing bee flew away. Buzzing bee कैसी बी थी? buzzing bee थी, तो buzzing और bee दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। The rustling leaves खड़खड़ाते हुए पत्ते, rustling और leaves साउंड और वर्ड मैच कर रहा है। The roaring lion passed through village, कैसा शेर? दहाड़ता हुआ शेर, द रोरिंग लायन। इसका जो वर्ड है और साउंड है दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है। सो दिस इज़ ओनोमेटोपिया, जिसमें वर्ड और साउंड दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। होप नाउ इट्स क्लियर टू यू ऑल। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई हैव completed द टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, बट जो मैंने अभी कंप्लीट किया वीडियो में ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप कमेंटिंग, योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल फॉर मी। थैंक्स अगेन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।